सभी को सल्फास सल्फूस वाले नाम ना लिया करो रे। बोले सल्फास दे दियो। सल्फास कौन ले रहा था? है कौन है? सल्फास बहुत डेंजरस होती है। खाने के बाद आदमी अपने नाखूनों से फरस फाड़ देता है जब दम घुटता है। इतनी स्ट्रांग होती है इसकी एबिलिटी। हाँ, अंदर से जला नहीं देती, अंदर ऑक्सीजन के जितने प्रोपागेशन होते हैं वो सब बंद कर देती है हर जगह से। ठीक है, बंदा धीरे धीरे दम घुटना स्टार्ट होता है इससे। और बंदे में इतनी एबिलिटी आने लग जाती है, जब सांस नहीं आता तो क्या करता है, आंखें बाहर आने को हो जाती है। ठीक है, और जमीन फाड़ देता है, फरस फरस में नाखूनों से उखाड़ने की कोशिश करता है। इतनी दर्दनाक मौत होती है इससे। इसी तरीके से साइनाइड, ठीक है, और इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड तो सुत्ते को रख सकती है। हाँ, साइनाइड, साइनाइड कैप्सूल जो आतंकवादी रखते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें खतरनाक है। इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, तीनों ऑक्सीजन श्रृंखला को ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे पास लास्ट सेशन कहां पे रुका था? वैद्युत में हमने बल पढ़ा दिया, कूलम का नियम बता दिया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी यूनिट, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मैं पढ़ा रहा था तुम्हें, कैपेसिटर, कंडेंसर। ठीक है, हाँ, तो कंडेंसर और कैपेसिटर। तो इसमें तुम्हारे पास ये बता दिया था कि ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत आवेश को भी संचित करती है, प्लस आपने याद रखना है विद्युत ऊर्जा को भी संचित करती है। दोनों काम करती है ये। तभी हमने पढ़ा था कि पंखा अगर बड़ा कैपेसिटर सेल लगा हुआ है तो तेज हो जाता है, मतलब ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों काम कर रहा है हमारे पास। ये एक तो किसका संचय कर रहा है? आवेश का। तो आपसे पूछे आवेश का संचय यानी स्टोरेज ऑफ चार्ज, और वैद्युत ऊर्जा का संचय यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की स्टोरेज, दोनों काम करता है कौन? आपके पास कैपेसिटर। और कैपेसिटर हमने कौन सा पढ़ा था? पैरेलल प्लेट। अब कैपेसिटर है क्या, चलती क्या है? कैपेसिटर का जो गुण होता है वो मापा किस में जाता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब होता है संधारित्रता, कि जो संधारित्रता है वो क्या है, संधारित्रता निकाली कैसे जाती है, ये पढ़ना कैसे है कि जैसे जैसे तुम किसी जगह पे विभव बढ़ाते जाओगे तो आवेश की मात्रा उतनी ज़्यादा क्या होगी? जमा होगी। यानी वोल्टेज अगर पंखे के लिए बढ़ेगी तो यानी चार्ज प्रॉपर्टी उतनी इकट्ठी क्या होगी? ज़्यादा। ऊर्जा उतनी क्या मिलेगी इसे? ज़्यादा। तो मतलब ये हुआ कि जो आवेश है वो जमा होता है तो वो किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है? विभव के। कि किसी भी जगह संधारित्र पर आवेश जमा होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विभव के। इसका मतलब ये है कि संधारित्र का आवेश, संधारित्र पर आवेश का संचय, संधारित्र पर जो आवेश का संचय है वो अनुक्रमानुपाती होता है। संचय अनुक्रमानुपाती होता है किसके? विभव के। अनुक्रमानुपाती होता है विभव या विभवांतर के। जैसे ही ये हटाते हो कांटा तो इसकी जगह यूज करना है सी और क्या लिख दो? वी। तो यहां से सी आ जाएगा। सी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू बाई वी, ऐसे लिखोगे। अब सी क्या बताई थी कल? कैपेसिटेंस। सी जो होती है क्या होती है? कैपेसिटेंस, संधारित्रता। और कल संधारित्रता की इकाई लिखवा दी थी। इकाई क्या होती है संधारित्रता की? फैराड। कि संधारित्रता किस में मापी जाती है? फैराड में। पहला पॉइंट। अब यहां से पूछे कि एक फैराड कब होगा? जब आवेश कितना जमा हो जाए? 1 कूलम। कब?
जब 1 वोल्ट का क्या होगा तुम्हारे पास विभव, कि 2 प्लेटों के बीच का जो विभव है 1 वोल्ट हो और आवेश 1 कूलम जमा हो जाए, तब आपके पास उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी मानी जाएगी? 1 फैराड। तो 1 फैराड का मतलब है 1 कूलम आवेश कब जमा होगा? 1 वोल्ट पर। तो उसे आप क्या कहोगे? 1 फैराड। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि 1 फैराड किसके समतुल्य होता है। ठीक है, तो किसके समतुल्य होता है? आपने यूं लिखना है कि 1 कूलम बटे क्या लिखोगे आप? 1 वोल्ट। ये चीज आपके पास किसके समतुल्य होती है? 1 फैराड के। यूं आता है एग्जाम में कि जो 1 फैराड है वो अगर आप लेते हो तो किसके बराबर माना जाएगा? 1 कूलम बटे 1 वोल्ट। तो ये होती है हमारे पास संगारित्रता। इसी तरीके से क्वेश्चन टैग होता है और ये होता है इसका सूत्र। अब बात क्या आती है, ये पूछता है तुमसे कि जो पृथ्वी की संगारित्रता निकालनी हो तो कैसे निकाले? बताई तो थी मैंने कल, पृथ्वी की संगारित्रता। पृथ्वी की संगारित्रता कितनी बताई थी कल? 711 माइक्रो फैराड। ये याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यही पूछी जाती है सिंपल, कि पृथ्वी की जो संगारित्रता होती है वो आपके पास क्या होती है? 711 माइक्रो फैराड। और अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि अब हम अगर संगारित्रों को जोड़ें, कि संगारित्र जो हैं वो आप जोड़ें, संगारित्र का जोड़ कौन सी श्रेणी में हो? एक तो आता है समांतर में और दूसरा जोड़ किस में आता है? श्रेणी में। कि जो जोड़ोगे आप तो समांतर या श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज। कि आप जैसे 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, कहाँ जोड़े जाते हैं? श्रेणी में। या किस में जोड़े जाते हैं? समांतर। समांतर का दूसरा मतलब होता है पार्श्व। पार्श्व। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि पहला पॉइंट ये बनता है कि अगर संगारित्र, आपके जितने भी संगारित्र हैं वो श्रेणी में जोड़ दें, संगारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो नंबर 1 कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है? कि कौन सी भौतिक राशि बदलती है? कि विच फिजिकल क्वांटिटी गोइंग टू बी चेंज। कि जब हम संगारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है? बदलती है। दूसरा पूछता है कि जब हम संगारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती या आपके पास अपरिवर्तित है? ये 2 पूछे जाते हैं। तो तुम्हारे पास 10वीं क्लास में तुमने प्रतिरोध जोड़ने सीखे थे और सवाल निकाले थे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जैसे क्या है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में जो भी चीज जोड़ोगे तुम तो कौन सी भौतिक राशि बदलती है और कौन सी बदलती नहीं है, तो हमेशा याद रखना बदलने वाली होती है वो होती है विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज बदल जाती है। कब? जब हम श्रेणी क्रम यूज करें। बदलती नहीं है तो आपने क्या याद रखना है? विद्युत धारा। कि जब आपके पास श्रेणी क्रम होता है विभव बदलता है, धारा उतनी रहती है। अब धारा तो यूज कर नहीं रहे तुम क्योंकि तुम पढ़ रहे हो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में धारा की जगह किसका इस्तेमाल होगा? अभी बताया है कि Q बराबर क्या होता है? CV। तो अब Q तो क्या है? आवेश, और V क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज तो चलो बदल रही है, तो विद्युत धारा की जगह आपने शब्द क्या प्रयोग करना है? आवेश। कि जब हमारे पास समांतर और श्रेणी क्रम की बात करेगा तो श्रेणी क्रम में संगारित्र जोड़े गए हैं, कौन सी भौतिक राशि बदलती है और कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती? बदलने वाली विभव होती है, न बदलने वाली कौन सी होती है? आपके पास है आवेश। उल्टा क्या याद रखना है? लिख लो कि जब संगारित्र कौन से क्रम में जोड़े जाएंगे? पार्श्व में। तो पार्श्व में जोड़े जाएंगे तो आपने उल्टा पढ़ देना है। उल्टे का मतलब है
कि कौन सी भौतिक राशि बदलेगी, तो आवेश, और नहीं बदलेगी तो क्या आएगा, विभव। ठीक है, उल्टा याद रखना है। आगे, अब जैसे मानो हमारे पास, पहले हम श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास ये दो संगारित्र है, एक की संगारित्रता C1 है, दूसरे की संगारित्रता C2 है। तो वो कहता है कि मुझे समतुल्य या प्रभावी या कुल संगारित्रता चाहिए, कि जब आपके संगारित्र कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी में, तो इन दोनों का या 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कितने ही हो, तो उसमें क्या पूछा जाएगा तुमसे, समतुल्य संगारित्रता। जब तुम श्रेणी क्रम की संगारित्रता निकाल रहे हो तो आपने क्या लिखना है, C लिख के, और इसके पाँव में क्या लिख लेना है, S। S का मतलब होता है सीरीज। अब कितने भी संगारित्र दे रखे हैं, शुरुआत किससे करनी होती है, हमें सिर्फ 2 से। अब तुम कभी भी ये चीज पढ़ रहे हो संगारित्र के लिए, तो उल्टा चलना है प्रतिरोध के लिए। ठीक है, ये प्रतिरोध से उल्टा होता है। उल्टे का मतलब, जब तुम श्रेणी क्रम में लिखोगे तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, ये आती है कुल संगारित्रता। ऐसे करनी है कि जब कभी भी हमसे कैपेसिटेंस पूछी जाए और सीरीज में पूछी जाए, यानी संगारित्रों की संगारित्रता श्रेणी क्रम में पूछी जाती है, तो वो समांतर वाले प्रतिरोध जैसे जोड़े जाते हैं वैसे लिखनी है। यानी उल्टे चलते हैं ये, किससे, प्रतिरोध से। प्रतिरोध का काम तो क्या होता है, धारा का विरोध करना। इसका काम क्या होता है, ताकत बढ़ाना। तो ये प्रतिरोध से क्या चल रहा है, उल्टा। तो जब कभी भी संगारित्र श्रेणी क्रम में आए तो उनकी समतुल्य संगारित्रता निकालनी है, तो वो किस तरह से काम करेगी, कि जब प्रतिरोध आपके कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर में, वैसे काम करेगी। अब मान लो आपके पास संगारित्र 3 है, तो क्या लिखोगे, मान लीजिए संगारित्र 3 है, एक की संगारित्रता C1 है, एक की C2 है, और एक की क्या है, C3 है। अब कहता है इनकी कुल जो संगारित्रता आएगी तो वो कितनी होगी, तो ऐसे ही लिखना आपने। अब कितने बंदे हैं ये, 3, तो ऊपर तीनों की गुणा, पहले ऊपर तीनों की गुणा कर दो, तो क्या आएगी, C1 C2 और क्या आएगी, C3। अब आपने क्या करना है, पहले जब 2 थे तो नीचे जोड़ कितने कितने का, अकेले अकेले का। अब ऊपर कितने बंदे हैं, 3, तो नीचे जो जोड़ लोगे वो 2 की गुणा का। तो 2 की गुणा का मतलब क्या होगा, C1 C2 प्लस क्या लिखोगे, C2 C3, और फिर क्या लिखोगे, C3 C1। बस 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जब संगारित्र आपके कितने हो, 2 या कितने हो, 3, तो उनकी कुल संगारित्रता कैसे निकलेगी, ऊपर क्या करनी है, दोनों की गुणा, नीचे दोनों का जोड़। या ऊपर 3 आ जाए तो तीनों की क्या लेनी है, गुणा, नीचे 2 की गुणा का क्या करना है, जोड़। अब एक न्यूमेरिकल लिखो इस पे कि 2 संगारित्र, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 2 संगारित्र 2 माइक्रोफेराड के, कि 2 संगारित्र 2 माइक्रोफेराड के श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, कि 2 संगारित्र 2 माइक्रोफेराड के श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य संगारित्रता होगी। तो देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी, तो उनकी कुल जो संगारित्रता है वो क्या होगी। बस ध्यान क्या रखना है, ये माइक्रोफेराड और मिलीफेराड, नैनोफेराड और पाइकोफेराड शब्द हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही फंसाएंगे। अब दोनों के पीछे क्या शब्द लगाया गया है, माइक्रो, उत्तर माइक्रोफेराड आएगा, और संख्या यूज करनी है। संख्या का मतलब C1 C2 कितने बोले हैं, 2, तो ऊपर 2 और 2 की गुणा कितनी बनी, 4, नीचे 2 और 2 का जोड़ भी कितना बना, 4, ऊपर 4 नीचे 4 कट के कितना आया, 1। उत्तर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइक्रोफेराड आ लिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो दिया गया है, दोनों कैपेसिटेंस दे रखी है, आपने श्रेणी क्रम में निकालनी है समतुल्य। ऊपर लेते हो आप C1 C2, तो दोनों कितने हैं, 2 माइक्रोफेराड, तो 2 लिख लो। नीचे C1 और C2 का क्या करना है, जोड़, तो 2 प्लस क्या कर दिया, 2, तो कट के वैल्यू कितनी आएगी, 1। और उत्तर किस में लिखोगे, जो बोला गया है दोनों किस में थे, माइक्रोफेराड में थे। ऐसे ही एक और लिखो कि 3 संगारित्र क्रमशः 0.1 माइक्रोफेराड,
0.3 माइक्रोफेराड तथा 0.7 माइक्रोफेराड के हैं कि 3 संधारित्र क्रमशः 0.0 माइक्रोफेराड के हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ें तो समतुल्य संधारित्रता होगी। तो श्रेणी क्रम में जोड़ें तो समतुल्य संधारित्रता होगी 0.1, 0.3 एंड 0.7। और तीनों के पीछे इकाई क्या है? माइक्रोफेराड। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास जो चीज दी गई है उसमें कोई बदलाव नहीं करना, क्योंकि तीनों के पीछे माइक्रोफेराड है। ऊपर तीनों की गुणा, नीचे दो दो की गुणा का जोड़। बस यही तो खेल है। जब डेसिमल में आएगी चीज तब कहानी अट जाएगी। हो गया? क्योंकि रोला पड़ेगा तुम्हारी गुणा का, क्योंकि 0.1 और 0.3 की जब गुणा करोगे तो वहां गड़बड़ पैदा करोगे तुम। फिर 0.3 और 0.7 की गुणा, फिर 0.7 गुणा 0.1। यहाँ गड़बड़ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि डेसिमल की जो चीज़ है वो आप एज इट इज़ ही उठा लेते हो। तो इसमें डेसिमल ये देखो कि जब आप गुणा कर रहे हो तो डिजिट कितने हैं हर डेसिमल के बाद? 1 है। जैसे 1 और 3 की गुणा करते हो तो उत्तर क्या आएगा? 3 ही आएगा। लेकिन ये देखो कि दोनों संख्याओं में डिजिट जो लिए हैं डेसिमल के बाद वो कितने हैं? 1-1। तो कितने डेसिमल यूज कर रहे हो तुम? 2। तो जब गुणा होती है तो 2 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगेगा। लेकिन डिजिट आया कितना पीछे? 1, 3 और 1 की, तो बीच में एक 0 पुट करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है? तो 0.03 हो जाएगी अगर तुम 0.1 की और 0.3 की गुणा करते हो। ठीक है? तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं गुणा के बाद उतने डिजिट दोनों को मिला के छोड़े जाते हैं, याद रखना। जैसे तुमने 0.1 और क्या लिखा है? 0.3। मान लेते हैं गुणा तो हमें पता है कितनी आ रही है 1 और 3 की? 3। अब देखो डिजिट कितना है डेसिमल के बाद? 1, और 1 ही का है यहाँ 2 हो गए। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, पर आया कितना है? 1। तो इसका मतलब बीच में यूज किसको करना है तुम्हें? 0 को। ऐसे ये था 0.1 और गुणा था 0.7। तो उत्तर तो कितना आ रहा है तुम्हारा? 7 आ रहा है। तुम यूज कर सकते हो 0.7, पर 0.7 यूज नहीं करना। डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 1 डिजिट यहां है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहां है। तो डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। आया कितना है? 1। तो 0 लगा के फिर आगे क्या लगा दो? डॉट। तो 0.07। ऐसे ही था 0.3 और गुणा कितना है? 0.7। तो इनका कितना आएगा? 21। ये फिट है, सीधा क्या लगाओगे? 0.21 हो गया। अब इनको यूज करो। तो हमारे पास ऊपर तो क्या थी? तीनों की गुणा क्या थी? 0.1 गुणा 0.3 गुणा 0.7। तो कितने मेंबर हो गए ऊपर? 3। तो मतलब जो डेसिमल होगा उसके बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 3। जब 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो क्या लिखोगे? 7 तिये 21, 21 एकम 21। तो ऊपर तो खेल हो गया। नीचे क्या यूज करना है? पहले 0.1 गुणा 0.3 प्लस था 0.3 गुणा 0.7 और गुणा जमा में था 0.7 गुणा 0.1। ऊपर तो गुणा कितनी बनी है दोनों को मिला के? 21, तीनों को। लेकिन डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद गिने तो? 3, पर हमारे कितने आए हैं? 2। तो आगे क्या लगा दो? 0। ये ऊपर की गुणा होगी ये।
ऐसे अब नीचे की देखो, अभी बताई है 0.1 और 0.3 की कितनी 0.03 प्लस 0.21 प्लस 0.07, ये है। ठीक है, अब 7 और 3 कितने हुए 10, तो 0.10 बन गया। ठीक है, अभी 0.03 और 0.07 को जोड़ते हो तो कितना आता है तुम्हारे पास 0.1। कैसे, ये तो है 7 और 3 कितने हुए 10, आंसर आगे चली गई, ये आ गया, तो पॉइंट कितना बना 1। तो 0.1 है और 0.21 है, तो कितना मिल जाएगा तुम्हें 0.021 और नीचे कितना हो जाएगा 0.31 हो गया। अब ऊपर कितना है 21/1000 और नीचे कितना है 31/100, तो इसको यूं लिख लेना 21/1000 है और 31 कितना है 100, तो 2 0 से 2 0। अब आपके पास 21/31 और गुणा कितना है 10, तो लगभग क्या है 31 से 21 को डिवाइड करते हो, मतलब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ये गलती हमारी सबसे बड़ी है। आपने क्या करना है, दोनों के पीछे क्या है एक है ना, उड़ा दो, 20 कितना हो गया 30, ऐसे सोचना है। अब 20/30 को लिखते हैं तो 2 बटा कितना बनता है 3, तो 2/3 कितना आता है 0.66 और फिर नीचे कितना पड़ा है 10, तो आपका उत्तर कितना बन जाएगा 0.06, ऐसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल वाली चीज इतनी आसान नहीं होती जितनी आप सोच के चलते हो, क्योंकि इसीलिए एग्जामिनर देता है। डेसिमल काबू नहीं आता जल्दी से, क्यों, क्योंकि गलतियां हम कहाँ करेंगे गुणा में, दूसरी गलती करेंगे हम जोड़ में, ठीक है, और तीसरी गलती करेंगे जब उन्हें राउंड ऑफ करके काटना होता है। तो जब ऊपर कभी भी ऐसा केस आए 21/31 हो, ठीक है, 22/32 हो या 22/31 हो, तो पीछे वाले डिजिट हटा दो, सीधा 0 में ले आओ, 20 बटा क्या यूज करो 30, उत्तर सेम आना है। ठीक है, लगभग वही उत्तर मिलेगा, वही उत्तर आएगा जो एग्जाम में सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसा ही एक और लिखो आप कि दो संगारितर 0.7 माइक्रोफेराड तथा 0.6 माइक्रोफेराड को, दो संगारितर 0.7 माइक्रोफेराड तथा 0.6 माइक्रोफेराड को पास श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं, तो समतुल्य संगारित्रता होगी, तो उनकी समतुल्य संगारित्रता होगी। ये थोड़ा आसान दे दिया, 2 वाला है, झटके से हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दोनों की क्या लेनी होती है गुणा, नीचे क्या करना होता है जोड़, हाथों हाथ आना चाहिए, करो। डेसिमल पे प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि मैथ के न्यूमेरिकल भी डेसिमल अंडर रूट में आते हैं आजकल। ये हमारी कमी है कि हम डेसिमल से भागते हैं, इतनी बड़ी कोई तोप नहीं है डेसिमल जितनी आप सोचते हो, क्योंकि एग्जाम में जो अंडर रूट वाली चीजें आती है वो इक्वल कटती होगी, ऐसी आती है। क्या बना 7 6 कितने 42, हर डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं 1 1, तो गुणा कितनों की करी है तुमने 2, तो डेसिमल के बाद डिजिट कितने आने चाहिए 2 ही आने चाहिए, तो इसका मतलब है सही बैठ रहा है, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 42। नीचे कितना होगा 6 और 7 कितने 13, लेकिन जोड़ रहे हो तो जोड़ और घटा में डेसिमल के बाद उतने डिजिट होने चाहिए जितने पहले हैं। अब पहले कितने हैं डेसिमल के बाद 1, तो जोड़ने के बाद भी कितने होने चाहिए 1, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 3। अब आपके पास इसको लिखें तो ये बनेगा 42/100 और ये बनेगा 13/10, तो 10 कहाँ जाएगा ऊपर, काट दो, कट गया। अब हमें पता है कि ये लगभग कहाँ जाएगा 13 3 39, यहां जा रहा है, तो इसका मतलब आप इसको कहां पे ले जाओगे 3 और समथिंग होगा, बटे में कितना पड़ा है 10, तो इसका मतलब उत्तर तुम्हारा क्या मिलने वाला है 0.3 और किस में आएगा माइक्रोफेराड। ठीक है, क्योंकि तुम पहले डिजिट पे चले जाओगे उत्तर सही मिलेगा तुम्हें और वही आंसर होगा।
यानी इसका उत्तर आएगा 0.3 समथिंग। ठीक है, 4 पे कभी नहीं जा सकता। तो ये क्या है, इस तरीके से डेसिमल वाली चीज को सॉल्व करना है। आगे गड़बड़ कहां होती है, जहां एक तो आ जाए माइक्रो में और एक आ जाए मिली में, वहां पंगा आता है। वो लिखो अब एक कि दो संगारितर 1 मिलीफेराड तथा 1 माइक्रोफेराड को 1 मिलीफेराड तथा 1 माइक्रोफेराड को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य संगारित्रता होगी। कि 1 मिलीफेराड और 1 माइक्रोफेराड को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य संगारित्रता होगी। तो उनकी जो कुल कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर जिसने हरियाणा पुलिस का पेपर देना हो तो ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी पहले कर ले। ठीक है, दिखने में बहुत इजी है, छोटी छोटी बातें लिखिए, 1 और 1 उत्तर में आएगा 2, तो ज्यादातर बंदे तो 2 पे लगा के आएंगे। ठीक है, सोचेंगे 2 ही उत्तर आएगा इसका। उत्तर बड़े अजीब आते हैं इसके, निकाल के देखोगे पता लगेगा। वैसे मैंने लिखवा रखा है कि 1 मिलीफेराड कितना होता है और 1 माइक्रोफेराड कितना होता है। जोड़ोगे, पहले क्या करनी है, दोनों की गुणा। गुणा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पावर क्या है दोनों की, माइनस, इजीली हो जाएगा। लेकिन जो जीते जोड़ करोगे, जोड़ पे कहानी अड़ेगी, वो जोड़ देखो क्या होगा। क्योंकि गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर क्या करनी है तुमने, गुणा। C1 इंटू में क्या लेना है, C2, क्योंकि एक है 1 मिलीफेराड, मिलीफेराड का मतलब होता है 10⁻3। माइक्रोफेराड का मतलब होता है 10⁻6। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इनको सही से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए 1 मिलीफेराड होता है 10⁻3 फेराड और 1 माइक्रोफेराड कितना होता है 10⁻6 फेराड। इसको ऐसे लिख दिया। जब नीचे जोड़ करोगे तो क्या 10⁻3 और 10⁻6 का जोड़ कर लोगे तुम, नहीं होगा। तो क्या करना है तुम्हें, इसको उल्टा लिखना है, 1/10⁻3 लिख लेना और जमा 1/10 क्या लिख लेना, 6। जोड़िए C1 प्लस क्या हो गया, C2। क्योंकि ये 1 मिलीफेराड है, इसका मतलब था 10⁻3 और इसका मतलब था 10⁻6। उसे आप जोड़ नहीं सकते, तो हमने क्या कर दिया, इनको एलसीएम में बदल लिया। तो ऊपर कितना हुआ, 10⁻9। ठीक है, नीचे एलसीएम बताओ कितना आएगा, तू बता एलसीएम कितना आएगा। ये इसका नाम क्या है, तू बता एलसीएम क्या आएगा नीचे, 10 और बस 10⁻3 जमा में 10 की पावर नीचे 6 है। तो जो ज्यादा पावर होती है 10 की, वो एलसीएम होता है। क्योंकि जब 10 में एलसीएम लेना नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या। तो 10 में अगर कोई कहानी आ जाए, अड़ जाए, तो 10 वाली चीज हो, इसका मतलब है जिसकी पावर सबसे ज्यादा वही एलसीएम है। ठीक है, पावर किसकी है, 10 की 6, तो नीचे लिख दो, लिख दी। अब जितनी इसमें ज्यादा इससे है वो ऊपर लिख दो। अब नीचे कितनी है इसकी, 3, और अब ज्यादा कितनी है नीचे, 10 की 6, तो वो उसके ऊपर लिख दो, कितनी बच गई, 10 की 3, और 10 की 6 वाले को एज इट इज लिख दो, कितना, 1 आ गया। अब उठा के ऊपर ले जाओ इसको, कितनी जाएगी 10 के ऊपर 6, और गुणा क्या पड़ी है 10 की माइनस का 9, और नीचे कितना आएगा, ये 10 की पावर 3 और प्लस कितना है 1, तो 1001। कितना बन गया, 1001। अब इसको काटो तो ऊपर कितना बचेगा तुम्हारे पास, 10 की पावर -3 और बटे कितना है 1001। तो ये जो 1001 लिख रखा है, इसको आप 1000 ही माने। 1000 मानोगे तो कितना बनेगा, 10 की पावर 3 फिर से माइनस हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू फिर से 10 की माइनस कितना बनेगी, 6। और क्या लिख दो पीछे, फेराड। तो इसका मतलब उत्तर क्या आएगा इसका, 1 माइक्रो फेराड। ठीक है, कि जब 1 मिली फेराड और 1 माइक्रो फेराड को जोड़ा जाता है तो उत्तर लगभग कितना आता है, 1 माइक्रो फेराड ही आता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बड़ा है वो उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सेम है, लिख लो एक और, ये तो था मिली और माइक्रो। ऐसे ही आ जाए 1 माइक्रो फेराड और दूसरा क्या हो, 1 नैनो फेराड, सेम कंडीशन है। ठीक है, बड़े वाला उत्तर आएगा। अगर 1 माइक्रो फेराड है और साथ में क्या है, 1 नैनो फेराड, तो उत्तर कौन सा आएगा, 1 नैनो फेराड। ऐसे ही 1 नैनो फेराड दे रखा हो
और 1 पाइकोफैराड दे रखा हो तो उत्तर कौन सा आएगा? पाइकोफैराड। ऐसे सोचने हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। ये एग्जाम में अगर पूछी जाए कि 1 मिली और 1 माइक्रोफैराड के संगारित्र श्रेणी क्रम में हैं तो आपका समतुल्य संगारित्रता क्या होगी? तो बड़े वाला। ऐसे ही माइक्रो और क्या आ जाए? नैनो, इक्के वाले हों तो क्या बनता है? नैनो। 1 नैनो और 1 क्या जोड़ दे? पाइको, तो उत्तर क्या बनता है? 1 पाइको फैराड। ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे अब एक क्वेश्चन लिखो तुम कि संगारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संगारित्रता पर प्रभाव होता है कैसा? कि संगारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संगारित्रता पर प्रभाव होता है कैसा? प्रभाव होता है कैसा? यानी ऑप्शन में पूछा जाएगा आपसे कि संगारित्रता बढ़ती है, संगारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संगारित्रता पर प्रभाव होता है कैसा? कि इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका मतलब प्रभाव कैसा पूछेगा? कि संगारित्रता बढ़ती है, संगारित्रता घटती है, या संगारित्रता अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे पूछता है। तो क्या हो सकता है? क्या अंदाजा है आपका? जैसे मैंने 2 संगारित्र जोड़े थे, जैसे 0.7 और 0. कितना जोड़ा था? 6। तो मेरी कुल संगारित्रता कितनी होनी चाहिए थी? 1.3 होनी चाहिए थी, पर मेरा उत्तर क्या आया था? 1 से छोटा आया। ऐसे ही मैंने 1 मिलीकुलाम और क्या जोड़ा? 1 माइक्रो फैराड। तो इसका मतलब छोटी कौन सी थी? माइक्रो। उत्तर माइक्रो में आया था। तो मतलब और 1 मैं माइक्रो और 1 नैनो को जोड़ता हूं तो उत्तर मेरा क्या आ रहा था? नैनो। और 1 मैं नैनो और 1 पाइको को जोड़ता हूं तो उत्तर मेरा क्या आ रहा था? पाइको। तो मतलब छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब आपके पास संगारित्रता क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो लिख लो। तो इसलिए संगारित्रता पर जो प्रभाव आएगा तो संगारित्रता घटेगी। क्या लिखना आपने? संगारित्रता घटेगी। ऐसी ये बात आती है कि यदि n संगारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, कि n संगारित्र है और उनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, प्रत्येक की संगारित्रता और प्रत्येक की जो संगारित्रता है वो C हो, प्रत्येक की संगारित्रता C हो, तो समतुल्य संगारित्रता होगी। तो समतुल्य संगारित्रता होगी। इसका फार्मूला क्या होगा? लिख लेना, ठीक है। कि अगर हमारे पास कितने संगारित्र हैं? कुल n। किस में जोड़ रखे हैं सबको तुमने? श्रेणी में। और प्रत्येक की संगारित्रता है कितनी? C है। तो यानी आपके पास यूं पड़े हैं, ये संगारित्र हैं, n तक जोड़ रखे हैं, 1 2 3, ऐसे जोड़ते जोड़ते कितनी दूर चले गए आप लोग? n तक। और सबकी संगारित्रता कितनी है? C है। तो अब वो कहता है कि समतुल्य बताओ क्या होगी। तो आपने क्या करना है? जितनी प्रत्येक की है कितनी है? C, और संख्या कितनी है? n। ये उत्तर आ गया, ठीक है। कि अगर मेरे पास संगारित्रों की संगारित्रता बराबर है और कितने संगारित्र हैं मेरे? n, तो समतुल्य क्या होगी? जब सारे के सारे किस में पड़े हैं? श्रेणी में। तो क्या करनी है? 1 की संगारित्रता ऊपर लिखो और संख्या से क्या दे दो? भाग दे दो। ये मेरी क्या आ जाएगी? कुल संगारित्रता, या आ जाएगी समतुल्य संगारित्रता। इस पे एक न्यूमेरिकल लिखो कि 10 संगारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। 10 संगारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक की संगारित्रता, 10 संगारित्र श्रेणी में जोड़े गए हैं और प्रत्येक की संगारित्रता 1 माइक्रोफैराड हो। प्रत्येक की संगारित्रता 1 माइक्रोफैराड हो तो समतुल्य संगारित्रता होगी। प्रत्येक की संगारित्रता 1 माइक्रोफैराड हो तो समतुल्य संगारित्रता होगी। तो आपने विचार ही नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है? जो अकेले की संगारित्रता दे रखी है उसको किससे भाग देना है? संख्या से। तो संगारित्रता कितनी दी है अगले ने? 1
माइक्रो फेराड। इसका मतलब क्या होता है? 10 की -6 फेराड। अब संगारित्र है कितने संख्या में? 10। तो इसको भाग किससे देनी है? 10 से। तो कितना उत्तर हो जाएगा मेरा? 10 की -7 और पीछे क्या लग गया? फेराड आ गया। यानी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो बंदा विचार करता है कि उत्तर क्या लिखें। तो इसमें सिंपल सी चीज है कि जो एक की संगारित्रता दे रखी है, सारे के सारे बराबर हैं, संख्या देख लो कितनी है और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो क्या लेना है? एक की संगारित्रता और बटे में क्या लेनी है? संख्या। ये उत्तर होता है। ऐसे ही चाहे 100 आ जाए तो ऊपर क्या लेना है? एक संगारित्र और नीचे क्या लेनी है? संख्या 100। ठीक है, अब आगे। अब बात आती है कि संगारित्र पासरव क्रम में, कि मान लें हमारे पास संगारित्र पासरव क्रम में जोड़े जाएं। पासरव क्रम का मतलब होता है समांतर। तो इसमें कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है और कौन सी अपरिवर्तित रहती है? बताओ। अभी बताया मैंने, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो बोल रहा हूं कि यदि मेरे पास संगारित्र कहां जोड़े गए हैं? पासरव में, तो कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? तो उल्टा याद रखना है। जब हम कहां पढ़ के आए थे? श्रेणी में, तो वहां कौन सी भौतिक राशि बदल रही थी? विभवांतर। और ना बदलने वाली कौन सी थी? आवेश। तो उल्टा पढ़ दो यहां, तो बदलने वाली कौन सी हो जाएगी? आवेश। तो यहां जो बदलने वाली भौतिक राशि है तो वो आपके पास कौन सी हो जाएगी? आवेश। आवेश का मतलब है धारा। तो यहां पे बदलने वाली भौतिक राशि क्या होगी? आपकी आवेश। और अपरिवर्तित जो भौतिक राशि होगी वो क्या होगी? विभवांतर। क्योंकि तुम्हारे घरों में बिजली किस में आती है? तुम्हारे घरों में जो बिजली आती है वो कौन से क्रम से आती है? इसी क्रम से तो आती है। इसलिए सारे के सारे एप्लियंस कौन सी वोल्टेज के बनाए जाते हैं? 220 वोल्टेज। ठीक है, इसीलिए लिखा होता है कि जो भी घर में तुम बिजली का उपकरण उठा के लाओगे और सीधा अल्टरनेटिंग करंट में लगाओगे, चाहे वो एक एलईडी बल्ब है, चाहे ये पंखा है, चाहे हीटर है, उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि ये एप्लियंस आपका कौन सी वोल्टेज पे काम करने वाला है। तो क्या लिखा होता है उस पर? 220 वोल्ट। वाट सबकी अलग अलग होती है। वाट क्यों अलग होती है? क्योंकि ताकत सबकी क्या होती है? अलग अलग। एक बल्ब की ताकत अलग होगी, पंखे और एसी की ताकत क्या है? अलग है। तो इसलिए वाट शक्ति जो होती है अलग होती है, वोल्टेज सबकी क्या रखी जाती है? सेम। इसीलिए कहीं आप मशीन की बात करते हो, जैसे किसी कारखाने में जाते हो और बड़ी मशीन यूज हो रही है, तो उस मशीन पे लिखा होता है क्या? 440 वोल्ट। तो इसलिए कारखानों के लिए जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट वाली आती है? 440। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मरों के पास जाते हो, लिखा होता है खतरा, और लाइन की वोल्टेज दर्शाई होती है कितनी? जो घरों के लिए ट्रांसफार्मर तक लाइट आती है, विद्युत आती है, उसकी वोल्टेज कितनी होती है? और जिससे आपके घरों में जाएगी तो 11,000 वोल्ट। ठीक है, क्या पा कहते हैं ना, बोलो 3 फेस वाली लाइट है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर तक उसके तार आते हैं, तो उससे आगे तुम्हारे घरों में तार जाते हैं, तो उस ट्रांसफार्मर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कौन से वोल्टेज की आती है? 11,000। तो यही तो बातें हमने याद रखनी है। विभवांतर हमारे सभी जगहों के लिए क्या रहता है? सेम। कौन से क्रम में आती है? पासरव। अब बात आती है कि हमारे पास संगारित्र ले लो कितने आप? 2, और वो कहता है पासरव क्रम में लो ऊपर और नीचे। तो पासरव क्रम में हमारे पास ये है कि आपके पास 2 संगारित्र किसमें जोड़े गए हैं? पासरव क्रम में। एक की संगारित्रता C1 है, एक की C2 है, तो समतुल्य क्या होगी? समतुल्य संगारित्रता। ये बहुत ही आसान है, डायरेक्ट ऐड करना और कुछ नहीं करना। कि जब संगारित्र पासरव में हो और संगारित्रता निकालने जा रहे हो तो आपने क्या करनी है? दोनों को सीधा जोड़ दो, उत्तर क्या आ गया? C1 + C2। बात खत्म। तो ये वही है जो प्रतिरोध के मामले में पढ़ रहे थे। प्रतिरोध से क्या पढ़ना है इनको? उल्टा। प्रतिरोध अगर श्रेणी में थे तो सीधा जोड़ते हैं, पासरव में हो तो क्या जोड़ते हैं? उल्टे। संगारित्र जब श्रेणी में हो तो क्या जोड़ते हैं? उल्टे, और समांतर में हो तो क्या जोड़ते हैं? सीधे। उल्टा चलना है। अब आप एक क्वेश्चन लिखो यहां पे कि यदि संगारित्रों को पासरव क्रम में जोड़ा जाता है, यदि संगारित्रों को पासरव क्रम में जोड़ा जाता है
तो समतुल्य संगारित्रता पर प्रभाव होगा कैसा? तो समतुल्य संगारित्रता पर प्रभाव होगा कैसा? अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। क्या होगी? पहले क्या हो रही थी? घट रही थी। अब संगारित्रता क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि सीधा जोड़ रहे हो। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो उत्तर कितना आएगा? 3। ये 5 हो, ये 7 हो, तो उत्तर कितना आएगा? 12। तो मतलब चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो संगारित्रता पर जो प्रभाव होगा कैसा, तो आपने उत्तर क्या लिखना है? संगारित्रता बढ़ेगी। क्या होगी? संगारित्रता बढ़ेगी। अब इस पे एक न्यूमेरिकल लिखो कि 3 संगारित्र 1 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड व 7 माइक्रोफेराड के, 1 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड व 7 माइक्रोफेराड के पासरव क्रम में जोड़े जाएं, पासरव क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य संगारित्रता होगी। तो समतुल्य संगारित्रता होगी। तो इसमें तो मेरे ख्याल से जोड़ ही नहीं आना चाहिए, उत्तर सीधा ही आएगा, क्योंकि सीधा क्या करना है? जोड़। 1, 3 और 7, तो 7 और 4 कितना हुआ? 11 आ गया उत्तर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक और लिखो। अब कहानी बिगाड़ देते हैं थोड़ी तुम्हारी। लिखो कि 1 मिलीफेराड और 1 माइक्रोफेराड, 1 मिलीफेराड व 1 माइक्रोफेराड संगारित्रों को श्रेणी पासरव क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य संगारित्रता होगी। तो समतुल्य संगारित्रता होगी। एक है 1 मिलीफेराड का, एक है 1 माइक्रोफेराड का, और वो कहता है इनको जोड़ दें तो अब आपकी जो संगारित्रता आएगी वो कैसी आएगी? कितना है उत्तर? इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए है। आ गया? बताओ भाई। एक था 1 मिलीफेराड का, एक था 1 माइक्रोफेराड। मैंने तो सीधा ही जोड़ना है। अब जोड़ते टाइम तुमने ध्यान देना है कि दोनों चीजें फेराड में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। एक है मिली में और एक है माइक्रो। मिली तुम्हें अच्छे से बता रखा है कौन सा भाग होता है? हजारवां। तो 1 बटे क्या लिख दो? 1000। और माइक्रो क्या होता है? 1/10 लाखवां भाग। तो क्या लिख दो? 1/10 लाख। हो लिया। अब दोनों का एलसीएम कितना बनता है? 10 की 6 ही बनेगा। बना दो। अब क्या बचेगा ऊपर? अभी बताया था 1000 + 1, तो ऊपर क्या आएगा? 1001। तो मतलब उसे 1000 ही मान लें। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। इसको क्या मान लें? 1000 ही मान लो। तो 1000 का मतलब 10 की पावर कितनी? 3। नीचे 10 की पावर कितनी? 6। उत्तर कितना बचेगा? 10 की पावर -3। और क्या लगा दो? फेराड। 10 की -3 फेराड को क्या लिखते हो? मिली फेराड। अब उल्टा चलना है। उल्टे का मतलब क्या है? जब श्रेणी क्रम की बजाय किस क्रम में आ जाओ? पासरों में। तो जो छोटे वाला होता है वही क्या होगा? उत्तर होगा। कब? जब 1 मिली और क्या हो? 1 माइक्रो। तो उत्तर क्या आएगा? 1 मिली। अगर 1 माइक्रो और 1 नैनो आ जाए तो उत्तर क्या आएगा? 1 माइक्रो। और 1 नैनो और 1 पिको आ जाए तो उत्तर क्या आएगा? 1 नैनो। उल्टा चलना है। ठीक है, यही हमें सीखना था। यही एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कैलकुलेशन का इतना बड़ा झंझट नहीं है। जब इक्के वाली चीज ये दे रखी हो, 1 मिली और 1 क्या दे रखा है? माइक्रो। कौन से क्रम में बैठे हैं? पासरों में। तो उत्तर क्या होगा इन दोनों का? 1 मिली।
अगर 1 माइक्रो प्लस क्या आ जाए 1 नैनो, तो उत्तर क्या हो जाएगा 1 माइक्रो, और 1 नैनो प्लस 1 पिको आ जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा 1 नैनो। यानी हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स का मतलब इनकी संगारित्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट नहीं रही, क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब 1 मिली था और 1 क्या था, उत्तर माइक्रो में आना चाहिए था। बड़े जो छोटी चीज है वो माइक्रो है, बड़ी चीज क्या है मिली, तो उत्तर बड़े में आया ना, क्या लिखा तुमने मिली। तो इसलिए जब तुम संगारित्रों को पासरव क्रम में जोड़ो तो उसकी संगारित्रता हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। अब एक क्वेश्चन लिखो और कि n संगारित्र, ऐसे लिखो n संगारित्र जिनकी प्रत्येक की संगारित्रता c है, n संगारित्र प्रत्येक की संगारित्रता c है, को पासरव क्रम में जोड़ा जाए, को पासरव क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य संगारित्रता होगी, तो समतुल्य संगारित्रता होगी। उसमें आपने n से क्या दिया था भाग, तो यहां n से क्या कर दोगे गुणा, उल्टा ही तो चलना है। तो वहां क्या लिखा था कि प्रत्येक की संगारित्रता c है, तो समतुल्य संगारित्रता पासरव क्रम के लिए क्या होगी। तो आपके पास कितने संगारित्र लिए अगले ने n, कौन से क्रम में जोड़े हैं समांतर में, और वो कहता है प्रत्येक की संगारित्रता है कितनी, कितनी दूर चले हो आप n तक, तो वो कहता है बताइए टोटल कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, एक की संगारित्रता लिख लेनी है और n से क्या कर देनी है गुणा। ये तुम्हारे पास कौन सी संगारित्रता आ जाएगी, समतुल्य संगारित्रता। कब, जब ये किस में बैठे हैं पासरों में। और अगर होते ये समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या देनी है n से भाग, उल्टा चलना है दोनों में, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल लिखो कि 10 संगारित्र चालक, 10 संगारित्र चालक की समतुल्य संगारित्रता पासरव क्रम के लिए होगी, कि समतुल्य संगारित्रता पासरव क्रम के लिए होगी यदि प्रत्येक चालक की 6 माइक्रोफैराड है, यदि प्रत्येक चालक की 6 माइक्रोफैराड है, तो सीधा सा आना चाहिए, कोई झंझटबाजी नहीं होनी चाहिए। कितना आएगा, कितने दे रखे हैं 10, सारे के सारे किसमें जोड़े हैं पासरों में, और प्रत्येक की कितनी है 6 माइक्रोफैराड, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 60 माइक्रोफैराड। 10 और गुणा क्या लेना है 60 और 6, और सीधे पीछे यूनिट यूज करनी है कौन सी, माइक्रोफैराड, ये नहीं भूलनी। तो अब आपका उत्तर कितना हुआ 60 माइक्रोफैराड आ लिया। इतना सा खेल है, ठीक है। तो ये कहानी थी तुम्हारे पास संगारित्रों की। कल तुम पढ़ के आओगे, लिखो एक क्वेश्चन कि संगारित्र की संचय ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। ये तुम घर से पढ़ के आओगे, फिर बताऊंगा कि संगारित्र की संचय ऊर्जा निकाली जाती है कैसे। इसके क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। आज के लिए इतना ही।